हुआ है क्या? हेलो। यस सर। यस सर, ठीक है। ओके सर। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सर, कंपनी लॉ में आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ। स्पेशल क्यों सर? सभी चीज़ स्पेशल बोलते रहते हो आप। यस सर। आज भी बहुत स्पेशल बात है। स्पेशल इसलिए क्योंकि जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने डिविडेंड के बारे में बात किया था, है ना, कि कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं इसके लिए कंपनीज एक्ट में क्या लॉ है ना। तो वैसा ही आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है कंपनी जो अकाउंट्स बनाते हैं। सर, अकाउंट्स बनाना समझते हो आप लोग? अकाउंटेंसी करते हो, है ना। जैसे जो लोग सीए के बच्चे लोग हैं, जो सीएमए के स्टूडेंट्स लोग हैं, ये लोग तो अकाउंट सारा दिन करता रहता है। सीएस वाले स्टूडेंट जब ग्रुप 2 में पढ़ाई करेगा, ठीक है, तब उनको अकाउंट्स का मौका मिलता है। ऐसे सीएस में थोड़ा अकाउंट्स का प्रैक्टिस का मौका कम है, बट अकाउंट्स रिलेटेड हर एक चीज़ उनको जानना पड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, सीएस सीएमए को अकाउंट्स बहुत ज़्यादा जानना पड़ता है, लेकिन सीएस स्टूडेंट्स को, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को अकाउंट्स कैलकुलेट करना थोड़ा कम भी जाने तो चलेगा, बट अकाउंट्स रिलेटेड लॉ जानना सीएस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्या चार्टर्ड और सीएमए वाले के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? लेकिन सिर्फ उनको दोनों ज़रूरी है। उनको कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है और साथ में उस रिगार्डिंग लॉ को जानना भी ज़रूरी है। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? सीएस को लॉ के लिए स्पेशलाइज किया गया, इसलिए वो लीगल मैटर में एक्सपर्ट हो, ये उम्मीद किया जाता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इनको नॉलेज नहीं होना चाहिए, इन्हें भी उतना ही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है सर? बिकॉज कंपनीज के कई बार अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर कंपनी सीएस नहीं रख पाते हैं तो चार्टर्ड से ही काम करा देता है ना। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन नॉलेज आपको एकदम डिटेल्स में जाना चाहिए। ठीक है। अब बात यह है कि सर, कंपनी जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, आप लोग कंपनी अकाउंट्स तो किए होंगे बचपन से, किया कि नहीं किया, इतना मुझे बताना। कंपनी अकाउंट्स करते हैं, करते थे, या आगे भी करोगे? अरे, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब नहीं किया? इशू ऑफ शेयर्स, हेलो, अरे याद आ रहा है कि नहीं, इतना तो बता दो मुझे। हाँ सर, सब करेक्टली। हाँ सर, शेयर बस वेरी फॉर्फिटर, कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर आपको अभी अकाउंट्स नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपनी अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में कॉर्पोरेट लॉ, दैट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 हमें क्या सिखाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक काम करते हैं ना, सबसे पहले किसी एक कंपनी का एनुअल अकाउंट्स उठाते हैं। हाँ, कंपनी का अकाउंट्स का बात है तो क्यों ना कंपनी का एनुअल अकाउंट्स उठा लेते हैं, तो सुविधा होगा ना। क्या बोलते हो, सुविधा होगा? यस और नो? बहुत सुविधा होगा। चलो, तो चलो सर, उठाते हैं अकाउंट्स। कोई भी एक अकाउंट्स का रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं, का कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर होने से बताना मुझे। ऐसे तो मैं नॉर्मली कंपनी का अकाउंट्स डिस्कस करता हूँ कहाँ पर जानते हो? जब मैं शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करता हूँ। लेकिन टुडेज पर्पस इज नॉट शेयर मार्केट, टुडेज पर्पस इज कॉर्पोरेट लॉ। टुडेज पर्पस इज कॉर्पोरेट लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ में कंपनी अकाउंट्स के बारे में क्या कहा गया है और क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ये जानना ज़रूरी है। और साथ में मैं आपको दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ सर? क्या क्या सेक्शन हमें जानना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीन शेयर है क्या? प्लीज़ टेल मी, मुझे एक बार बताइएगा सर। स्क्रीन शेयर है ना? नहीं सर। नहीं, अभी तो क्लास शेयर। अब देखो। हाँ, अब हो गया। ठीक है, ठीक है सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये हमारा मेनली मैटर है। कंपनी का बात है तो कंपनी में अकाउंट्स कैसे हैंडल होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। कंपनी में अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है, या अकाउंट्स मेंटेन के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर हमें क्या क्या लॉ जानना पड़ता है और क्या क्या सेक्शन यहाँ डिस्कस होता है, इसके बारे में फटाफट थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ज़्यादा देरी ना करके फटाफट देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं सर।
कि अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर क्या क्या डेटा वाइटल हो जाता है, जो कंपनी जब अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो उसमें ये सब चीज़ें मेंटेन होना ज़रूरी है, और जिस तरह से कहा जाता है उसी तरह से मेंटेन होना ज़रूरी है। और दूसरा बात, जब एक कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी का सीएस बनता है तो सब कुछ एज पर एक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लायंस प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लॉ एज पर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर होता है, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर। लेकिन इसका मतलब क्या चार्टर्ड और सीएमए वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। उन्हें भी अकाउंट्स मेंटेन करने के टाइम पे ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सब बेसिकली लिंक अप करके काम करेगा, ठीक है। लेकिन सीएस को लीगल मैटर पे ध्यान देने का ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज में ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सर, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट एरिया में दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं लीगल सेक्शन वाइज बात करूं तो आप देख सकते हैं सर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, कितना तरह का अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है कंपनी को। जब आप एक कंपनी बनाते हो, ठीक है, तो कंपनी को कितना तरह का अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जिसके बारे में सेक्शन 128 एंड सेक्शन 129 मतलब 129, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड के बारे में बात करता है। आगे चर्चा करेंगे सर, ठीक है, कि कैसा अकाउंट्स, क्यों अकाउंट्स, क्या है उसमें, ठीक है, आई विल डिस्कस। तो जिसमें अगर आप देखो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स का फेवरेट चीज़ होता है, जो फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट करते हैं, मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानकारी लेना बहुत अहमियत होता है। और साथ में जब आप लोग आगे जाके कंपनीज को मेंटेन करोगे ना, एज ए चार्टर्ड, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप कंपनी का ये सब मैटर देख पाओ, ये सब मैटर को देखभाल करो, ठीक है। एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल प्ले बहुत बड़ा होता है सर, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि सभी चीज एज पर दी लॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा ध्यान रखे, ठीक है। जरा सा ध्यान भटका तो क्या होता है सर, ध्यान भटका तो दुर्घटना घट जाता है। दुर्घटना समझते हो? दुर्घटना मतलब स्कैम। स्कैम क्या है? हाँ, स्कैम हो जाता है, ठीक है। तो वही काम है सर, अकाउंट्स वगैरह एज पर लॉ मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है चार्टर्ड को, सीएस को, सीएमए को। लेकिन यही लोग अगर मुश्किल में डाल देगा, ठीक है, तो कंट्री में स्कैम आ जाएगा, अलग अलग स्कैम चलता जाएगा, घोटाला बोलते हैं हम लोग उसको प्यार से, ठीक है। तो सेक्शन 128 एंड 129 इसके बारे में बात करता है। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स के बारे में, एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बातचीत किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे क्या मेंटेन होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा सर, सर इसका मतलब आप क्या ट्रेडिंग के बारे में कहना चाहते हो? बिल्कुल सर, ट्रेडिंग, ठीक है, या इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है आज की डेट में, मॉडर्न डेट में इसको ट्रेडिंग पीएल को इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। वैसे बेसिकली कंपनी लेवल में ट्रेडिंग पीएल इज सिमिलर, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेडिंग वर्ड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे ज़्यादा चलता है, बट जब बात एडमिनिस्ट्रेशन वे में होता है तो ट्रेडिंग पीएल इज बेसिकली सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा बैलेंस शीट इज देयर, है ना, इसके अलावा कैश फ्लो इज देयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ओरिजिनल दिखाएंगे क्या? यस सर दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग बनाते भी होंगे, लेकिन मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कि कंपनी किस तरह से बनाते हैं और उसमें किस तरह से साइन वगैरह होता है। तो कैश फ्लो, दीज आर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रॉपरली मेंटेन होना एज पर लॉ बहुत बहुत ज़रूरी। सर और क्या सेक्शन पढ़ाएंगे? सर और ज़्यादा कुछ नहीं, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के अंदर आपको सेक्शन 128 से लेके 138 का पूरा डिटेल्स है, जिसमें अकाउंट्स ऑफ कंपनीज तो है ही, साथ में आपको रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर्स सेक्शन 130, वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ अकाउंट्स 131, 131, कंस्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखभाल करने के लिए बनाया गया है सर, ठीक है। हमारे देश में अकाउंट्स का बनाने का जिम्मा तो चार्टर्ड को ही ज़्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का जिम्मा कॉस्ट अकाउंटिंग को दिया गया है। तो सभी के ऊपर एक अथॉरिटी बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो एक अलग मतलब अपर ग्रेडेड एक अथॉरिटी है जो बातचीत कर सकता है, जिनके पास पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट
टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें एक साथ मिलके NFRA के साथ मिलके इसको देखभाल करते हैं। तो 132 से लेके 133 में बोला गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड्स, रिपोर्ट एक्सेट्रा 134, 134। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी होने के नाते वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्शन 135, सेक्शन 135 पॉइंट टू बी नोटेड सर। ये सब लॉ है और लॉ में सेक्शन वाइज आपको जानना पड़ता है कि कौन से सेक्शन के तहत क्या करना बोला है और क्या करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी बिल्डअप करने से ही नहीं होगा, एक कंपनी होने के नाते आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है अपने सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो दिखाओ। ठीक है, वो दिखाओ, दिखाओ मतलब खर्चा करो। ठीक है, तो CSR में कितना खर्चा करना पड़ेगा वो सब चीज CSR में बोला गया है, कम से कम कितना खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो ना बोलेगा ना, टाटा जैसे कंपनीज कितना ही होते हैं सर। ठीक है, टाटा हो या रिलायंस हो या विप्रो जैसे कंपनीज कम ही होता है। ठीक है, बड़े कंपनीज में दिलदार लोग होते हैं जो इनकम भी करते हैं और सोसाइटी को भी रिटर्न बैक करता है। लेकिन सर मैक्सिमम लोगों के मन में ऐसा नहीं है कि वो इनकम करेगा और सोसाइटी को कुछ देगा। मैक्सिमम का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, खुद खाओ खुद कमाओ, ठीक है, और सो जाओ। ठीक है, ये आम तौर पे सोच होता है लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन देखो, कंपनी के लिए तो और ज़रूरी है। देखो सर, हमारे समाज में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बना के बताना पड़ रहा है, बट इन आवर कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री में तो सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नींव है सर। क्यों जानते हो? हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं, अब शायद आपको ऐसे साउंड करेगा कि सर कोई स्पिरिचुअल क्लास जैसे साउंड करेगा। सर हम लोग काऊ को, क्रो को खाना देते हैं, हाँ, डॉगी को भी देते हैं। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, हाँ, क्रो, काऊ, हाँ, ये सभी पशुओं को खाना खिलाना गृहस्थ जीवन में एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये सुनो, साथ में भिक्षुक वगैरह, हाँ, बेगर जो घर के सामने आते हैं, है ना, इनको खाना खिलाना, ऐसा नहीं सिर्फ पैसा थमा दो। ठीक है, बिठा के खाना खिलाना। कौवा के लिए अलग से खाना बनता है, गाय के लिए अलग से खाना बनता है। ठीक है, आजकल दिखता नहीं है सर, ये सब चीजें आजकल खत्म होते जा रहा है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो भारत के कण कण में है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, आजकल ये सब चीजें सेक्शन बना के बताना पड़ता है कि कमा रहे हो तो फिर समाज के लिए भी कुछ करो। ठीक है, क्योंकि आजकल जमाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं, स्कैम का है। समझ रहे हैं सर? अरे बात समझ में आ रहा है? ये सर नो, प्लीज टेल मी। बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है? आप लोग कनेक्टेड है कि नहीं? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो कंपोज, स्नेहेश, कनेक्टेड हैं आप लोग? हाँ सर। नहीं मतलब कभी कभी आवाज दे देना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर मैं बोलते जाऊंगा और फिर पता चलेगा कि कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ूँ फिर? बोलो, बात को आगे बढ़ाऊं? यस सर। ओके सर। द राइट ऑफ मेंबर एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार। मेंबर का राइट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्टर में जमा करने का क्या कॉन्सेप्ट है, 136 137 में बोला गया है। और इंटरनल ऑडिट, ठीक है सर, इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? सर चार्टर्ड तो करता ही है। चार्टर्ड का तो सर एक्चुअली फाइनेंशियल ऑडिट का जब बात आता है, फाइनेंशियल ऑडिट का जब बात आता है तो उसमें सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, ऑथोरिटी। ठीक है, हम जब भी ऑडिटर बात करते हैं, नॉर्मल ऑडिटर, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन सकता है हमारे देश में, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं। अब सर इंटरनल ऑडिट क्या है? सर इंटरनल ऑडिट इज ऑल्सो फाइनेंशियल ऑडिट, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट का जब बात आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का जब बात आता है तो नॉर्मली चार्टर्ड को ही, नॉर्मली नहीं मतलब दिस इज द रूल्स, चार्टर्ड ही आएंगे। हाँ, कुछ ऑडिट है जैसे मानो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो कॉस्ट ऑडिट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो कॉस्ट ऑडिट के लिए CMA को ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो CMA को ही करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है सर, वो अलग लेवल का कॉस्टिंग ऑडिट होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट जो है, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट जो है वो CS को ही करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरह से अलग अलग ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दिया गया। बट सबसे जरूरी जो ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट सबसे जरूरी माना जाता है। ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में बताते हैं, वो सीए के पास ही उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक कंपनी लॉ में और एक एरिया है ऑडिट एंड ऑडिटर्स बोल के, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा क्लास, या तो लाइव में भी कराऊंगा और क्लास शेयर भी कर दूंगा सर, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है। तो ठीक है सर, उसमें बाद में बात करते हैं, लेकिन इतना समझो कि इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, मतलब उसको अकाउंट्स का नॉलेज होने से इंटरनल ऑडिट करने का। जॉइन करलाम। ओके नवनीत, ओके नवनीत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, चार्टर्ड तो करते ही हैं, सीएमए भी कर सकते हैं, सीएस भी कर सकते हैं। आजकल सीएमए का, इंटरनल ऑडिट का बहुत ज़्यादा मार्केट जॉब है, ठीक है, बिकॉज मार्केट में ऑडिट का पर्पस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए सीएमए जैसे लोगों का इंटरनल ऑडिट के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है कंपनी में। कौन कर रहा है? चार्टर्ड फार्म कर रहा है, सीएमए फार्म कर रहा है, ठीक है। कंपनी खुद डायरेक्ट उसको बता रहा है कि इंटरनल ऑडिट कीजिए, क्योंकि जो अकाउंट बनाया जा रहा है वो अकाउंट ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखभाल करके नॉलेज के साथ ऑडिट कर लो। एक बार इंटरनल ऑडिट सही हो जाता है ना, उसके बाद जब एक्सटर्नल ऑडिट में एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं तो रिपोर्ट पक्का होना चाहिए। इसलिए इंटरनल ऑडिट आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना जा रहा है, जिसको सेक्शन 138 में कहा गया है। लेकिन ये कोई भी कर सकता है, कोई भी, आगे आगे बताऊंगा जब 138 में डिस्कस करूंगा, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है सर। तो ये सब चीजें हम लोग एक्चुअली अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी के अकाउंट्स के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 आपको इतना सारा सेक्शन के तहत इतना सारा चीज बताते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो सर यहाँ पर एक कंपनी का रिपोर्ट मैंने निकाला, लेटेस्ट रिपोर्ट है। मैं एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्लास में बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक बार डिस्कस कर लो। ये साइन देख के बता सकते हो किस कंपनी का लोगो है? हाँ सर, आशीर्वाद, आईटीसी, ITC सर, आईटीसी, थैंक यू सर, आईटीसी इंडियन लिमिटेड। टोबैको कॉर्पोरेशन। हाँ, अभी और कोई फुल फॉर्म नहीं है इसका, सिंपल आईटीसी। एक जमाना था इंडियन टोबैको कंपनी, इंटरनेशनल टोबैको कंपनी, ऐसा बहुत सारा नाम से गुजरा, बट आज इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। आज ये सिर्फ आईटीसी के नाम से ही जाना जाता है। ये बेसिकली रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स 2021 का रिपोर्ट है ये, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इस पर थोड़ा सा नज़र डालोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी कंपनी का एनुअल अकाउंट्स निकालो, मतलब बेसिकली एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, दिस इज एनुअल रिपोर्ट। उसमें आपको कंपनी का ये जो येलो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये कंपनी का मैनेजमेंट पार्ट है, ठीक है, जिसमें देखो आप यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा पर्पस, इनोवेशन, कंपैशन, मतलब किस लिए आया है ये, आईटीसी का ऑब्जेक्टिव वगैरह बताते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, कमिटी में कौन है, दिखाई दे रहा है ना। फिर आप देख सकते हैं रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये बेसिकली सीएस का काम होता है, जो कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखे, ठीक है, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स इंफॉर्मेशन। कंपनी सेक्रेटरी का रोल इसमें बहुत ज्यादा माना जाता है। रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। सेक्रेटरियल ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स मतलब सर सीएस, सीएस ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं वो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं और उसका रिपोर्ट देते हैं। फिर आता है सर सीईओ, सीएफओ, कंप्लायंस सर्टिफिकेट एटसेट्रा। इसमें कॉस्टिंग ऑडिट इसमें नहीं आता, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल में होता है ना। कॉस्ट ऑडिट जो होते हैं सीएमए जो करते हैं वो कॉस्ट लेवल में होता है, ठीक है। जैसे इतना सारा चीज जो मैन्युफैक्चर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल में कॉस्ट ऑडिट होता है, वो सीएमए करता है, वो पावरफुल्ली सीएमए को दिया गया है। एनुअल रिपोर्ट में उसका इतना डिटेल जरूरत नहीं होता है, बिकॉज वो पहले पास होके ही इधर आता है, ठीक है। तो सेक्रेटरियल ऑडिट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह देखा जाता है, ठीक है। और फिर आता है सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट वगैरह एटसेट्रा। एंड अगर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ब्लू पार्ट अगर आप देखोगे, बहुत ही अच्छे से कंपनी ने इसको अलग अलग किया, मुझे समझाने में भी सुविधा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर अगर आप नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा देयर इज अ बैलेंस शीट, देयर इज अ पीएल, पेज नंबर दिया हुआ है, हम आके जाके भी देख सकते हैं वहां पर। स्टेटमेंट इन चेंजेस इन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड नोट्स, मतलब अगर कुछ ऐसे स्पेशल बातें हैं तो वो नोट्स में दिया जाता है। यहाँ पर आप देखें तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट दिख रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, सीए ऑडिट बेसिकली,
ठीक है, बहुत ही वाइटल ऑडिट है, इसके ऊपर ही कंपनी का लोन, कंपनी का फ्यूचर, ठीक है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है आज के डेट में। हाँ, सेक्रेटरियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, दीज आर इम्पोर्टेंट, बट ये मतलब जिंदाबाद ऑडिट है, ऐसा ऑडिट है, ठीक है, बहुत ही वाइटल ऑडिट माना जाता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो जिसमें ऑडिटर ने जो भी रिपोर्ट में दिया वो सारा डिटेल्स इसके अंदर देखा जाता है कि ऑडिटर ने ऑडिट करके अच्छा बोला, बुरा बोला, क्या बोला, ठीक है, रिपोर्ट में वो जनरेट करते हैं, ठीक है, कि सब कुछ एकदम क्लियर है कि कुछ मॉडिफाई करना होगा, ठीक है, वो रिपोर्ट में बताते हैं। 4 तरह का ऑडिट रिपोर्ट बना के वो बता सकते हैं, ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, एडवांस रिपोर्ट दे सकते हैं, क्लियर रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है, वो सब ऑडिट में सिखाया जाता है, डोंट वरी सर, ठीक है। तो अभी कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा कंपनीज एक्ट के अंदर, मतलब अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली हमारा मेन चर्चा का विषय ये सब है ना, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट हो गया, पीएल हो गया, इक्विटी चेंजेस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये बेसिकली रिपोर्ट किस चीज का है, अकाउंट्स का ऑडिट है, ठीक है, अकाउंट्स का ऑडिट होता है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, 10 years एट ए ग्लांस, ठीक है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, ठीक है, मतलब पूरा चीज जो भी हुआ है ऊपर उसका पूरा एक हाइलाइट्स आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस अपडेट, आईटीसी इन्फोटेक, क्रिएटिंग फंड एंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड एक्लर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट एरिया में जाऊँ, चलो देखते हैं, 146 जैसे बहुत बड़ा जगह है ये, 100 कितना पेज का है, 382 पेज का है सर। चलो देखते हैं 146 में क्या है, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम तो अकाउंट ढूंढ रहे थे, अकाउंट्स 146 में नहीं है क्या फिर, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ नहीं है मतलब नंबरिंग मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं है, कुछ और हिसाब से होगा, रुक जाओ सर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ये क्या है, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओरिजिनल दिखा रहा हूँ सर, लेटेस्ट, ठीक है, ये मिला, ये मिला, ये क्या है, पीएल है, पीएल के ऊपर होगा बैलेंस शीट, दिखाई दिया क्या, प्लीज टेल मी, बताइएगा सर क्या दिख रहा है आपको बैलेंस शीट कंपनी का, हेलो, अरे आवाज तो दीजिए सर, हाँ ना कुछ तो बोलिए। है सर, है सर। ओके सर, अब देखिए सर यहाँ पर 31 मार्च 2021 का और 31 मार्च 2020 का, जैसे मेरी बैलेंस शीट में हम लोग 2 साल का एट ए टाइम देखते हैं, लास्ट ईयर का और इस ईयर का, ठीक है, मतलब लेटेस्ट जो लास्ट फाइनल हुआ। फिर ठीक है, मैं बैलेंस शीट डिस्कस नहीं करने बैठा इधर, है ना, वो अकाउंट्स का काम है, फंडामेंटल, जब हम लोग शेयर मार्केट क्लास में फंडामेंटल ऑफ शेयर मार्केट करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं तब करते हैं, या एफएम क्लास में आप लोग मैम के पास जब पढ़ोगे, एफएम मेरे पास करोगे, मैम के पास जब आप अकाउंट्स करोगे, ठीक है, तब आप लोग ये सब चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, कि अकाउंट्स में क्या हुआ है, बैलेंस शीट देख लो, ठीक है, वो सब अलग बात है, अभी मैं उसमें नहीं जाना है मुझे, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, नज़र डाले सर। सर ये देखिए, इसका ऑडिटर देखिए, कौन ऑडिट किया, रिपोर्ट अटैच्ड, एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी, मतलब ये जो इनका ऑडिटर है, ऑडिट फार्म है, ये एलएलपी है, मतलब लिमिटेड, एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, आप लोग पार्टनरशिप एक्ट में पढ़े हो ना सर, एलएलपी का भी एक अलग एरिया है 2008, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, सुधीर सोनी पार्टनर है, मुंबई बेस्ड एक ऑडिट फर्म है, बढ़िया है सर। तो कौन ऑडिटर है उसका पता चल रहा है आपको, अच्छा, ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर आर टंडन, कोलकाता, ठीक है, क्योंकि आईटीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नॉर्मली सीए और सीए में होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आमतौर पे सीए या सीए में होता है, एस दत्ता, ठीक है, ओके। मैनेजिंग डायरेक्टर एस पुरी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। आर के सिंघी कौन है सर, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे रोल प्ले होता है कंपनी के अंदर सी एस सी एम ए का, ठीक है, मतलब इस एनुअल रिपोर्ट में, ये बैलेंस शीट में सबका अथॉरिटी चाहिए, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है सर,
इतना बताइए मुझे। हेलो, मतलब बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कितना सही है, ये सबका नाम और ये सबका सिग्नेचर इसका प्रूफ है कि ये सब कुछ सही है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। ठीक है, और तभी जाके जब आप लोग बेसिकली जब कंपनी लोन के लिए जाते हैं या जब कोई फंडामेंटली इसको रिसर्च करते हैं तो इसको ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में अगर कुछ घोटाला पाया जाता है तो उसको स्कैम का कहलाता है ना, कि जानबूझ के घोटाला किया गया। ये देखो सर, पीएल बैलेंस शीट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी सामने आ गया। ठीक है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितना बढ़ेंगे तो इस तरह से सभी चीज आपको देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी आपको एक पेज मिलेगा जो सीएसआर के बारे में बात करता है। ठीक है, मैं देखता हूँ आगे मुझे सीएसआर मिलता है कि नहीं। सीएसआर, हाँ ये देखो सर, ये देखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर सेक्शन, क्या बोला, क्या बोला सर, बोलो। अभी अभी बताया आपको कौन सा सेक्शन के बारे में, सीएसआर के बारे में बोला। हेलो, 135 ना। अरे बोलो सर, कनेक्टेड हो रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी अकाउंट्स में मेंटेन होगा एज पर एक्ट होगा। ठीक है, ये देखो सर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सेक्शन 135 अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्टिविटीज। कितना खर्चा किया आईटीसी ने, 353.46 करोड़। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है वो भी देके रखा है, देखो। एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस खर्चा किया 14 करोड़ का। ठीक है, फिर आपका 9 करोड़ का है कुछ और खर्चा अदर एक्सपेंस का। ठीक है, इस एक्रूड पेमेंट कुछ है, सीएसआर एक्सपेंडिचर 353 करोड़। इस तरह से अलग अलग लेवल में कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, और जो कुछ भी किया सब कुछ एज पर एक्ट, एज पर दी सीएसआर एक्ट, जो सेक्शन 135 हमें बताते हैं। तो जो कुछ भी करेगा सब कुछ एज पर लॉ करेगा। ठीक है, और वही लॉ को मानते हुए आपको चलना है ना। आजकल देखिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। आजकल ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग ख्याल रखोगे तो आप समझ जाओगे कि आपका जो पढ़ाई है वो पढ़ाई कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़े। हाँ, अब एक एक करके सेक्शन, जितना सारा सेक्शंस है 128, 129 है ना, 130, 131, मतलब 131, 132, 133, 134, 135, 138 तक जो भी बातें हैं एक एक करके देखते हैं। चलो सर, आई होप कि मैं आपको इतना आइडिया लगा दिया पीएच जो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो टॉपिक है ये क्यों इतना वाइटल है और क्यों इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबको जानना ज़रूरी है, सभी के सिलेबस में है ना। और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है और जो कंपनी सेक्रेटरीज है उनके लिए तो क्या बताऊं सर, है ना। देर इज अ नीड फॉर डिस्क्लोजिंग द एनुअल इन्फॉर्मेशन, देर इज अ नीड, ज़रूरत है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला मुझे, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शो कर रहा था ये मुझे कहाँ से मिला। हाँ सर, ऐसे ही हवा से मिल गया? नहीं सर, हवा से नहीं मिला। ये जो आईटीसी का रिपोर्ट मैंने निकाला कहाँ से मिला सर, मैंने आईटीसी के साइट में गया। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आईटीसी का वेबसाइट है। ठीक है, मैं आईटीसी को वेबसाइट में जाके रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स में गया, अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, आईटीसी पोर्टल में जाके रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स में जाके मैंने यहाँ पर पीडीएफ वर्जन निकाल के, ये देखो मैंने पीडीएफ में क्लिक किया और ये रिपोर्ट बाहर निकल गया। तो ये क्यों बाहर निकल गया, अगर आप कुछ पुराना सालों का डिटेल्स चाहते हो 2020, 2019, 2018, इस तरह से मोटा मोटी यहाँ पर बहुत दिन तक 2001 से डेटा अवेलेबल दिखाई दे रहा है, मतलब लास्ट 20 ईयर्स का डेटा आईटीसी का आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, एनालिसिस करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए काफ़ी है, ज़रूरत से ज़्यादा है। ठीक है, 4-5 साल ही इनफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहेगा वो ज़्यादा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या है सर, सर बात कुछ नहीं, कंपनी जो भी करेगा, क्योंकि कंपनी पब्लिक के पैसे से काम करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में भी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो अपने मेंबर के अंदर डिस्क्लोज करेगा, है ना। तो देयर इज अ नीड फॉर डिस्क्लोजिंग द एनुअल इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है उनको अपना डिटेल्स बताओ, सिंपल बात है ना। जिसके जिसके पैसे से कंपनी बनता है, अगर पब्लिक के पैसे से कंपनी बन रहा है
तो कंपनी के सामने इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाय द डायरेक्टर्स, कौन किसके कारण से बताएगा? एनुअल इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर बताएगा। ये डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अपने शेयर होल्डर को सब बताए अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का काम काज सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वर्किंग कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशंस, एवरीथिंग यू हैव टू शेयर विद योर शेयर होल्डर। मीटिंग के चैप्टर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मीटिंग में डिस्कशंस करता है कंपनी एनुअल अकाउंट्स का। अड्डा याद है रे बाबा? अरे अड्डा याद है? हाँ सर, जनरल मीटिंग में कंपनी अड्डा करते कि नहीं करते? अड्डा मतलब अरे वो अड्डा नहीं रे बाबा, जनरल मीटिंग में कंपनी ऑर्डिनरी बिजनेस चलाते हैं ना, ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब अड्डा। उसमें कंपनी को ये ये सब डिस्कशन करना ही पड़ता है। एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल अकाउंट्स, ए फॉर, ये जो ए है इसका मतलब है एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज करना। डी का मतलब है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अनदर डी का मतलब है डायरेक्टर्स, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड उसके प्लेस में न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना। और इस ए का मतलब है ऑडिटर को रिक्रूट करना और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ये सब मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बता के रखा। सो आई होप कि आपको पता है। अगर भूल गए तो सारा का सारा लेक्चर्स मैं आप लोगों को ऐसे ही जैसे जीएसटी का भी दे दिया उसी तरह से मैं कंपनी लॉ का भी दे दूंगा। आप लोग घर पे अपने टाइम पे भी पढ़ते रहना, ठीक है, तो डोंट वरी साहब। अच्छा, तो अभी बात को आगे बढ़ाते हैं सर। चलो, तो फिर कंपनी का डिटेल्स मार्केट में डिस्क्लोज करना, अपने शेयर होल्डर के साथ डिस्क्लोज करना किसका दायित्व है? कंपनी का डायरेक्टर का दायित्व है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 lays down various provisions related to the maintenance of proper books of accounts of the companies, ठीक है। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के बारे में कंपनीज एक्ट क्या बताता? कुछ नहीं कुछ नहीं बताता। तो फिर सर क्या बताएगा? जैसे घर चलाने के लिए माँ पापा बचपन में ऐसे हम लोगों को शासन करता था ना, ऐसे करो वैसे करो, हाँ, घर के अंदर ऐसा रहना चाहिए वैसा रहना चाहिए, ऐसा ही लॉ भी कुछ ऐसे ही बता देता है। कंपनी सेल्फ प्रिपेयर, जैसे आप लोग बचपन में स्कूल के टीचर्स आपको बताते ना कि भाई बना के आना, होमवर्क बना के आना, हाँ, लिख के आना, इतना प्रैक्टिस करके आना, वही सब और कुछ नहीं। नियम हमेशा, निष्ठा और नियम कभी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ता, और उसी को लॉ कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, पेपर्स एंड बुक्स के अंदर आगे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इसके अंदर अब क्या क्या है? अच्छा, आप जो अकाउंट्स मेंटेन करोगे या बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन, बेसिकली अकाउंट्स मेंटेन करोगे, उसके बारे में भी बोला है। ऑन एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री नहीं चलेगा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम समझते हो ना? हेलो, डबल एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट सिस्टम, तभी तो उसको डबल एंट्री कहते हैं। मतलब अगर आप बिजनेस में कैपिटल लाते हो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कैपिटल इंट्रोड्यूस, ऐसे नहीं करोगे, ये भी एंट्री है। कैपिटल इंट्रोड्यूस से फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का कैपिटल लेके बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप ये भी एक अकाउंट मेंटेन है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस 5 लाख, फिर यहाँ से खर्चा करोगे, एक्सपेंस कर दिया 5 लाख में से 1 लाख, तो बैलेंस बचा है 4 लाख, ये भी एक अकाउंट है। क्या आपको मेरा बात समझ रहा है सर? बुक कीपिंग कह सकते हो आप इसको। कितना कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख में से 1 लाख खर्चा हो गया, ठीक है, तो बचा 4 लाख, दिस इज अकाउंट। बट सर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर? अकाउंट्स का मतलब है, तभी तो आप लोग सीखते हो अकाउंटेंसी, और आज के डेट में अकाउंटेंसी सबको सीखना चाहिए, सबको, सबको मतलब सबको। क्यों सर? सर भारत का इकोनॉमी अभी धीरे धीरे इतना डेवलप हो रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बाजार लगने वाला है। टैली एसएपी तो है ही, छोटा छोटा सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगा, ठीक है, और उसमें अकाउंट्स का नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का नॉलेज जरूरी है, अकाउंट्स का स्पेशल नॉलेज जरूरी है। सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप हर जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस का जर्नल एंट्री कोई बताए मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस का जर्नल एंट्री नोवन ने मुझे बताया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल हुआ ना?
हाँ, आप बैंक की जगह कैश भी करते कोई कोई, ठीक है, बट नॉर्मली आजकल बैंक के थ्रू से मेंटेन होता है, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपने बिजनेस में कैश लाया है ना, तो कैश आपका एसेट्स है, तो एसेट बिजनेस में आने से डेबिट करना पड़ता है। कैपिटल इज योर लायबिलिटी, बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट किया जाता है। सिंपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। अब मानो कि कोई सेल करेगा, ठीक है, परचेस करेगा, ठीक है, तो उसका भी एंट्री करेगा, तो डेबिट क्रेडिट करके करना है ना। जैसे मैंने टू कैपिटल किया मतलब ये क्रेडिट हुआ, है ना, मैंने कैश को डेबिट किया, टू मतलब क्रेडिट है। ये सब आप लोग जानते हो, ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि लॉ बता रहा है, अगर किसी का अकाउंटेंसी छूट गया है बहुत दिनों से, उसके लिए थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल परचेज बिजनेस में आपने एक कैपिटल का एंट्री कर दिया, है ना, कि बैंक टू कैपिटल, ठीक है। जैसे एक फर्स्ट एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, चलो बढ़िया था ये वाला एक एंट्री। दूसरा है, मैं बता रहा हूं आपको कि आपने कुछ परचेज किया, कोई मशीन परचेज किया, सो परचेज मशीन 5 लाख था ना आपका कैपिटल, चलो बढ़िया है। परचेज मशीन है 2 लाख का, क्या जर्नल एंट्री होगा बताइए। परचेज मशीन 2 लाख, क्या जर्नल एंट्री करना चाहिए। एनीवन प्लीज मुझे एंट्री बताइए, मैं एकदम क्लास 11 का एंट्री पूछ रहा हूँ। परचेज मशीन 2 लाख, मतलब 2 लाख का मशीन परचेज हो रहा है, क्या एंट्री करेंगे। डबल एंट्री में कैसे एंट्री होगा, अरे कोई तो बताओ। हाँ सर, Purchase account debit to bank. क्या इसको परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए। हाँ क्या इसको परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए या मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए। प्लीज टेल मी। मशीन आपके बिजनेस में एसेट है कि नॉर्मल गुड्स है। oh sorry machinery স্যার account debit মেশিন তো to bank. কিনছি স্যার, মেশিন কিনলে মেশিন ডেবিট হবে না তো, ক্রেডিট হবে। आए मार खाएगा रे, एकदम मार खाएगा। ভুলে গেছি যে আপনার ভুলে গেলে হবে, অ্যাকাউন্টসের ক্লাস করবি, অ্যাকাউন্টস ভুললে খুব মুশকিल আছে। सर परचेज मशीन 2 लाख, इसका मतलब है कि मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आपके बिजनेस में एसेट है। अब इसको परचेज इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज मशीन का बिजनेस नहीं करते आप। अगर 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 मशीन की जगह सिर्फ नॉर्मल परचेज होता ना, तो वो बोलता परचेज गुड्स, ठीक है, तब मेंशन होता परचेज गुड्स और परचेज आइटम, मतलब जिसका आप बिजनेस करते हो, ठीक है। मैं ऐसा लग रहा है मैं अकाउंटेंसी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो परचेज गुड्स और मशीन में फर्क होता है, गुड्स होगा तो सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट करते ना वो नील, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप मशीन मशीन ला रहे हो बिजनेस पे, तो मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख में, मशीन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू टू। अब बैंक में पेमेंट करोगे, तो बैंक मतलब चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, तो बैंक आपका 2 लाख का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके मशीन आया बिजनेस पे, तो बिजनेस में 2 लाख का एसेट आया, और बैंक का क्रेडिट का मतलब है बैंक या कैश का क्रेडिट का मतलब क्या है, बैंक से टाका दिया. ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश चला गया, ठीक है, कैश चला गया, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है सर, अभी जर्नल का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो अभी मैं इस हिसाब से भी जर्नल सिखाने बैठ जाऊं तो अकाउंटेंसी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि डबल एंट्री सिस्टम कितना ज़रूरी है आज के डेट में, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या फिर एक्रूअल बेसिस। अच्छा, यहाँ पर एक एक्रूअल बेसिस का मतलब बोला है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, इसका ड्यू बेसिस, ये भी आप लोग बचपन से करते हो। मतलब ऐसे मानो ड्यू बेसिस एंट्री होता है, जैसे क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस। हाँ सर, क्रेडिट
क्रेडिट परचेज का एक एंट्री बताओ। क्रेडिट परचेज का एक एंट्री क्या होगा बताओ जल्दी से। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि परचेज गुड्स या बाई गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स फोर्थ रुपीज से फॉर एग्जांपल 10 लाख, ठीक है, 10 लाख का बिजनेस में गुड्स 10 लाख ज्यादा हो जा रहा है ना, 5 लाख शुरू किए थे, तो एक काम करते 50,000 ले लेते हैं। परचेज गुड्स और रुपीज 50,000, ठीक है, ऑन क्रेडिट, ठीक है। तब ये क्रेडिट है, मतलब अभी कैश नहीं दिया तो ड्यू एंट्री होता है एक्रूअल बेसिस में। तो आपने परचेज किया, क्रेडिट में किया, ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे? Purchase account debit to sundry creditor. थैंक यू सर, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, मतलब परचेज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट करना चाहिए, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब एक्चुअली ये मेरे लिए क्रेडिटर हो गया, अगर कैश देता तो चला जाता, अच्छा होता नगद हो जाता, बट इसमें क्या है, क्रेडिटर बन गया मेरा, जिनसे मैंने 50,000 का प्रोडक्ट लोन में लिया वो मेरा क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये ड्यू है, एक्रूअल है, ठीक है। अब जब मैं पेमेंट करूंगा तो वो पेमेंट होगा। तो इस तरह से हमारे अकाउंटिंग सिस्टम एक्रूअल बेसिस में या डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन होता है, ठीक है। तो इसी को एक्रूअल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर कैश सिस्टम क्या होता है, पैसा आएगा तो एंट्री करो, पैसा जाएगा तो एंट्री करो, उसको कैश सिस्टम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ड्यू एंट्री भी मेंटेन होता है, और जब पेमेंट कंप्लीट करोगे तब भी ड्यू क्लियर करने से भी एंट्री करना पड़ेगा, है ना। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक, हर एक चीज मेंटेन होता है एक्रूअल में, कैश में हर चीज मेंटेन होता नहीं है, ठीक है। कब कब आया कब गया इसका हिस्ट्री नहीं पता चलता। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ वेरी क्लियर कट। ये सभी चीजें ना मैं नॉर्मली कहाँ पढ़ाता हूँ जानते हो, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में पढ़ाता हूँ, सीएमए फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। पहले जब सीएस फाउंडेशन हुआ करता था उसमें भी पढ़ाता था। आजकल सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। जब आप लोग ग्रुप 2 का पढ़ाई करोगे, ऐसे तो मैम ही अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है, तो उस टाइम पे बेसिक जिनका जिनका वीक है, ठीक है, मैम बेसिक नहीं पढ़ाते, बेसिक मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा बेसिक वीक है तो बेसिक को ठीक कर लीजिएगा। उसमें कम से कम 20-25 क्लास सिर्फ बेसिक के लिए मेरा क्लास होता है सर, ठीक है। इसमें पूरा जर्नल से लेके एकदम ट्रायल बैलेंस और टीएल मतलब सॉरी कैश बुक तक का पूरा एरिया कवर किया जाता है बेसिक। उसमें बेसिकली ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो एरिया है जो आप नॉर्मली बचपन में स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट जो होता है, ठीक है, ये सभी चीज डिस्कस किया जाता है। मतलब जो एक एक छोटा छोटा पार्ट होता है ना जिसको हम लोग थ्योरी बोल के इग्नोर कर देते हैं, वो एक्चुअली थ्योरी नहीं है उसके कारण अकाउंटेंसी टिका रहता है, ठीक है। तो वो थ्योरी जो लोग सोचते हैं थ्योरी, वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है जिसके कारण अकाउंटेंसी करता है, ठीक है। तो वो सब सिखाया जाता है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है सर। चलो अकाउंट से आगे बढ़े है ना, ओके। तो एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम ये बोला गया है 2013 एक्ट में। कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आप अकाउंट्स बना के कहाँ रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो, और एनी अदर प्लेस इन इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड। नॉर्मली आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है आप वहां रखिए, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कोई स्पेशल जगह को चूज करता है इंडिया के अंदर आप वहां रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपन इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, ओपन फॉर इंस्पेक्शंस फॉर डायरेक्टर्स, subsidiary of board of association inspections only on authorizations of board of director resolutions and other financial information outside India on written request by director, ठीक है। आगे आगे चर्चा करते हैं सर क्या होता है। अच्छा, अकाउंट्स कितना दिन प्रिजर्व करना पड़ता है, अकाउंट्स बना के प्रिजर्व कितना दिन करना है, हाँ, कंपनी जब अकाउंट्स मेंटेन करेगा उसको कितना दिन कम से कम प्रिजर्व करना है, कम से कम जितना रखे उतना अच्छा, बट कम से कम आपको 8 साल रखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर आईटीसी का अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन कितना दिन का यहाँ पर मैं आपको दिखाया, 2021, 20, 19, 18, 17, हाँ, इस तरह से अगर देखा जाए तो 2001 तक इनका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन आईटीसी तो और पुराना कंपनी है, अब सारा इन्फॉर्मेशन अभी आप मिलना जरूर, मतलब बिकॉज तब डिजिटल नहीं था ना, ठीक है, पुराने ज़माने में डिजिटलाइजेशन नहीं आया था, तो इतना सारा डेटा तो फिजिकली मेंटेन होता था। फिर भी 2001 से आईटीसी डिजिटलाइज करके मेंटेन कर रहा है, हाँ, मानना पड़ेगा सर, हाँ, मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप प्रॉपरली कंप्लायंस मेंटेन नहीं करते, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस के ऊपर होता है,
फेलियर इन कंप्लायंस, जो भी रिपोर्ट जहां जब जिस तरह से सबमिट करना पड़ता है अगर नहीं किया जाता फाइन करेगा। लॉ के हिसाब से 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन है अकाउंट्स अगर प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं होता है तो। ठीक, अरे समझ आया या आ रहा है? हाँ सर। जनरल रिक्वायरमेंट जान लो। एवरी कंपनी shall prepare books of accounts and other relevant books and records and financial statement for every financial year। ठीक है, जो मैं आपको शुरू में ही दिखा दिया। अब देखो, सिर्फ किताब पढ़ोगे तो भूल जाओगे, इसलिए मैंने पहले ही प्रैक्टिकल दिखाया ना। अब कोई बोलेगा सर प्रैक्टिकल दिखा के समय चला जाता है, लेकिन मैंने समय जाने के लिए नहीं दिखाया, मैंने तो वो दिखाया जो लिखा हुआ है। अब कोई बोलेगा नहीं मेरे को लिखा हुआ रटना है, मतलब आई जस्ट वांट टू मग अप द लिखा हुआ डिटेल्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं पहले इसलिए दिखा दिया, ठीक है, कि कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है और कंपनी कैसे मेंटेन करता है। अब थोड़ा मेहनत करके जब बाद में पढ़ाई करोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें याद करके पढ़ोगे तो कितना अच्छा होता है ना। ये जो भी होता है, देखो आजकल तो सब कुछ डिजिटल है। अब कोई बोलेगा कि ये तो डिजिटल कैसे होगा, जैसे आजकल मैं आपको लोगों को नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहा हूँ। आजकल ना बहुत सारे लोग जब भी मतलब पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन उस हिसाब से स्टार्ट नहीं किया, ऐसे मैं ऑफलाइन करूँगा, थोड़ा सा कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम चल रहा है पर्सनली, इसीलिए देरी हो रहा। वो बात अलग है, आप सुन लो बात। बात यह है कि बहुत लोग ना ऐसे बोलते हैं कि मुझे ऑफलाइन ही पढ़ना है, स्पेशली स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या ऑफलाइन कर पाओगे? हाँ सर, नहीं ना। तो वो बोलते नहीं नहीं मेरे से ऑनलाइन नहीं होगा। तो मैं उनको, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन ही करना पड़ता है तो फिर ऑनलाइन समझ में नहीं आता, ये बात का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन इज प्रैक्टिकल और ऑनलाइन में ही सब चीज अवेलेबल है। अगर आप समझना चाहोगे तो आप दूर रह के भी कर सकते हो। हाँ, अगर आप बोलोगे सर ऑफलाइन में जो सोशल मैटर होता है वो एंजॉय करना है, वो ऑब्वियसली वो मैं भी मानता हूँ, वो भी जरूरी है, ठीक है, कि 4 5 10 जन मिलके एक जगह में पढ़ाई करना, जो वातावरण होता है दैट्स डिफरेंट। बट अगर ये एक्सक्यूज कोई देता है कि मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता, तो फिर आज के डेट में आपका जीना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे अकाउंट्स का काम हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज इन ऑनलाइन। तो फिर आप अगर समझ का बात करोगे तो समझना तो आपको ऑनलाइन चीज ही पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल रहो बट आपको अपडेटेड होना पड़ेगा, है ना। क्या मैंने गलत बोला सर? सोशल मैटर अलग है कि एक जगह में बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स बढ़ के बैठ के पढ़ना, दोस्ती है, मतलब बेसिकली शेयरिंग करना, वो अलग बात। लेकिन समझ में आना ना आना, ये तो 100% मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप ऐसे मन में बिठा लेते हो, कोई भी, ठीक है, जो भी वैसे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं हमारा एज हो गया है, मैं हमसे ऑफलाइन समझ में नहीं आएगा, सॉरी ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा, ऑनलाइन में कैसे समझा जा सकता है? एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग आपको देखो हर चीज ऑनलाइन है, ठीक है। अब वही चीज, जैसे ये जो डेटा मैंने दिखाया ये आज ऑनलाइन के कारण ही मैं दिखा पाया आपको। आई डोंट नो आप लोग बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। ये अगर आप मुझे फिजिकली बोलते तो फिजिकली इतना सारा डेटा अवेलेबल रखना ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ये ऑनलाइन में हो रहा है तो मैं बहुत इजीली आपको हर एक डेटा दिखा सकता हूँ। हाँ, अब कोई बोलेगा सर ऑनलाइन ऑफलाइन एक कॉम्बो कर सकते हैं, हाँ वो मैं करूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छा रहेगा सर। बट ऑनलाइन मुझे समझ नहीं आता, ये बात बेकार बात है, क्योंकि आपको ऑनलाइन समझना ही पड़ेगा। अब देखो ना, आप अगर 2001 का रिपोर्ट देखना चाहते हो कंपनी का, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये आईटीसी का 2001 का रिपोर्ट है, ठीक है, ये कंटेंट्स डेटा थोड़ा पुराना हो गया है, किसी कारण से नहीं हो रहा है। 2019 का देख लेते हैं, लुक एट सर, 2019 का रिपोर्ट जो चाहिए अवेलेबल है, बस मांगो। हाँ, बस मांगो, डेटा मिल गया, अब जो एनालाइज करना है करो, जो एनालिसिस चलाना है चलाओ, जो देखना है देखो, है ना। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, है ना। और ये ऑनलाइन के कारण ही संभव हो रहा है, बिकॉज ये डिजिटल के कारण ही संभव हो रहा है। ये तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, इसलिए एंजॉय करता हूँ क्योंकि हर एक चीज दिखाया जा सकता है, हर एक चीज का डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Every company shall prepare books of accounts and other relevant books and record of the financial statement every financial year. मैं इसीलिए आपको दिखा पाया क्योंकि कंपनी के लिए प्रिजर्व करना मैंडेटरी हो गया है। इवन डिजिटल के बारे में भी बोला है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। These books of accounts should give a true and fair view of the state of the affairs of the company. ये जो भी डिटेल्स है ये ट्रू एंड फेयर व्यू भी दिखाते हैं कंपनी के स्टेट ऑफ द अफेयर्स के बारे में, दिखाना चाहिए है ना, शुड गिव। तो ये ट्रू एंड फेयर दिखाएगा, ये जिम्मा किसका है, ये ऑडिटर का रिपोर्ट में पता चलता है कि कंपनी का जो रिपोर्ट है, बुक्स है, जो भी डेटा है, सेक्रेटरियल ऑडिट हो, कॉस्ट ऑडिट हो या फाइनेंशियल ऑडिट जो सबसे बड़ा ऑडिट माना जाता है, हर जगह में उसका रिपोर्ट एकदम क्लियर कट होना चाहिए, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस का हो या हेड ऑफिस का हो, both the registered office of its branches. These books of accounts must be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, सिंगल डेटा एंट्री से नहीं चलेगा, आपको डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में ही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो अकाउंटेंट रखना ही पड़ता है, मास्ट है। सर एक्रूअल और डबल एंट्री के बारे में कुछ बोलना जरूरी है सर? जैसे तो वही बता रहा हूँ। Books of accounts as defined in section 2 subsection 13 includes records maintained in respect of all sums of money received and expended, जो भी रिसीव होगा या करेगा, ठीक है, and matters in relation to which receipts and expenditure takes place, all sales and purchases of goods and services by the company, asset and liabilities of the company, the item of cost as may be prescribed under cost audit। दिखाई दे रहा सर? हेलो, अरे सबका जगह है, सीएमए वाले कभी कभी दुखी हो जाते हैं, दुखी होने का कोई जगह नहीं है, सीएमए का भी बहुत पर्सपेक्टिव है सर, ठीक है। जो भी आइटम एज पर कॉस्ट मेंटेन होगा वो कॉस्ट ऑडिट के हिसाब से होगा, सेक्शन 48 ऑफ 148 ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन केस द कंपनी व्हिच बिलोंग्स टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड अंडर दैट सेक्शन, ठीक है। बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर as defined in section 2 subsection 12 includes books of accounts, deeds, vouchers, writings, documents, minutes, registers, maintain paper in electronic form, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में आजकल कंपनीज के केस में नहीं है, नॉर्मल बिजनेस में कर सकता है। यस सर बोलो। স্যার সিএমএ এর ক্ষেত্রে যদি কস্ট অডিট হয় তাহলে যে সিএসসি ক্ষেত্রে মানে সেক্রেটারিয়াল অডিট করতে হয় তাই না? হ্যাঁ তো বললাম তো একটু আগে, হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে কি বকছি আমি? হ্যাঁ ওটাই তো মানে বলছি যে সেক্রেটারিয়াল অডিট আর হচ্ছে এদের কস্ট অডিট। ফাইন্যান্স অডিট মানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ যেটাকে নর্মাল অডিট, যেটা পপুলারলি নোন অ্যাজ অডিট, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আসল যেটা অডিট, পুরো পুরো কোম্পানির যে অডিটটা হয়। yes। ओके, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखना है मैं पहले ही बता दिया, ठीक है, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचेगा इंडिया के अंदर या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है वहीं पर रखना चाहिए, ठीक है। फॉर्म नंबर AOC 5, ठीक है, इंडिया एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड, इंडिया के अंदर where such a decision is taken by board, the company shall within 7 days thereof file with the register a notice in writing in form AOC 5। ये सब फॉर्म नंबर वगैरह जब आप लोग रियल लाइफ में काम करोगे ना, मतलब आपका जो AMC इसका जो साइट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो साइट्स वगैरह होता है जहाँ पर सारा डिटेल्स अपलोड करना पड़ता है, वहाँ पर ये फॉर्म नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्म के थ्रू से आप कौन सा काम कर सकते हो। जो सब काम CS को करना पड़ता है, तो किस काम के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, कंप्लायंस फॉर्म, ठीक है, तो विच पर्टिकुलर वर्क इज डिपेंड्स ऑन विच फॉर्म, ये इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में फॉर्म के बारे में मैं बताता हूँ ना, हाँ, फॉर्म चूज करना, ITR कौन सा फाइल करना, ITR 1 2 3 4 5 है ना, उसी तरह से अलग अलग फॉर्म बहुत होता है जो CS को बहुत डिटेल्स में जानना पड़ता है, CS CMA को भी, बट CS को ज्यादा। Maintenance of books of accounts in electronic form. A company has an option of keeping books of accounts or other relevant papers in electronic mode as per Rule 3 of the Companies Accounts Rule 2014. Rule 3 lays down the manner books of accounts to be kept in electronic mode. ठीक है, किस मैनर पे रखना चाहिए। The books of accounts and other relevant books and papers maintained in electronic mode shall remain accessible in India so as to be usable for subsequent reference. ठीक है, provided that for the financial year commencing on or after 1st day of April 2022, ठीक है, ये लेटेस्ट है, फर्स्ट डे ऑफ 2022, अप्रैल 2022 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, एवरी कंपनी व्हिच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, एकदम लेटेस्ट बात चल रहा है सर,
जो यूज करता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction. ठीक है, आप वो सॉफ्टवेयर यूज करो जिसमें ऑडिट ट्रेल मतलब ऑडिट रिपोर्ट का भी सारा डिटेल्स मिल जाए of each and every transactions, creating an edit log of each change made in books of accounts along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. ठीक है, पिछले दिनों में जो भी ऑडिट हुआ है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको बोला ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब रिवॉल्यूशन आ गया सर, रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, घोटाला को पकड़ने के लिए, स्कैम को पकड़ने के लिए मैंडेटरी रूल बना दिया जा रहा है। ठीक है, कंपनीज के केस में। और इसीलिए अकाउंट नॉलेज, लॉ का नॉलेज जानने वाले लोगों को सॉफ्टवेयर का भी स्किल जनरेट किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि धीरे धीरे ऐसा होगा, धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी आने वाला है। आप लोग, गवर्नमेंट ने सीए इंस्टीट्यूट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, सीए को सब्स्टिट्यूट नहीं बोलूंगा सर, सीए को बेसिकली सीए सीएमए, ये रिसेंटली एक अमेंडमेंट चल रहा है ना, एक बिल पास हुआ है सीए सीएमए के साथ, और आईआईए आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, है ना, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, उसको लेके बहुत बवाल हुआ। कोई बोल रहा है ये सही नहीं है, ये नहीं है। सरकार क्या चाहता है जानते हो? अकाउंटिंग एजुकेशन को एक इतना लेवल अप करना चाहता है कि उसमें ब्लॉकचेन या आपका रोबोटिक्स, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर का जितना सारा चीजें होते हैं, ये सब भी एक अकाउंटिंग को, मतलब अकाउंटेंट को जानना पड़ेगा। ठीक है, एक कंपनी सेक्रेटरी को जानना पड़ेगा, मतलब सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो सर, आगे आगे आने वाला दिन कितना अपडेटेड होने वाला है। डोंट वरी, आप अभी जो जान नॉलेज है लेते जाओ, समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। आईआईए के थ्रू से गवर्नमेंट एक्चुअली वही करना चाहता है, जिसमें सीए सीएमए तीनों नॉलेज को कंबाइन करके और साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज को भी एक करके एक अलग लेवल का इंस्टीट्यूट फॉर्म करेगा। ठीक है, मजा आएगा देखने में। Books of accounts and other relevant books and papers referred to in sub-rule 1 shall be written completely in the format in which they were originally generated, sent or received, or in format which shall present accurately information generated, sent or received, and the information contained in electronic records shall remain complete and unaltered. The information received from branch office shall not be altered and shall be kept in a manner, मतलब ब्रांच का रिकॉर्ड कई बार चेंज कर देते हैं, है ना, ऐसा अकाउंटिंग घोटाला है। ठीक है, तो बोलता है कि वो चेंज नहीं कर सकते आप, to be kept in a manner where it shall be depict what was originally received from the branches. branch से जैसा मिला वैसा रखो, ब्रांच का डेटा को एडिट क्यों करना है? हाँ, तभी एडिट होता है ना जब घोटाला करने का मन होता है, स्कैम। information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in a legible form. There shall be a proper system for storage, retrieval, मतलब retrieve करने का डेटा को, display or print out of the electronic records as the audit committee, if any, or the board may deem appropriate, and such records shall not be disposed or rendered unusable unless permitted by law. The backup of the books of accounts and other books and papers of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India, if any, अगर आप भारत के बाहर भी कहीं पर है तो उसका भी डेटा आपको बैकअप करना पड़ेगा, shall be kept in servers physically located in India on a periodic basis. इतना सारा चीज कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट्स के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब बाहर जाने का जगह नहीं है। हाँ, बड़े कंपनीज के लिए तो ये सब बहुत ही मैंडेटरी है। अभी भी मीडियम लेवल में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट पहले बड़ों को टाइट दो तो मीडियम वाले और स्मॉल वाले भी टाइट हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर ऊपर का नेता सही है ना तो बीच का या लोकल लेवल नेता भी ठीक हो जाता है। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि ऊपर वाले पॉलिटिशियन सही है, प्रॉब्लम बस नीचे वालों में। गलत सोच है हमारा, है ना। कई बार ये हम लोग ना अपने आप को, जिसको बोलते हैं बेसिकली लाइक अपने आप को बस समझाने के लिए, नहीं लोकल नेता लोग ही मारते हैं, बड़े लोग नहीं मारते। अरे भाई, बड़ों के कारण ही तो होता है। बड़ा नेता मारने बोलता है तभी तो ये मारी तंग करता है। हाँ, ऐसे एक बहुत अच्छा चीज आज हुआ है, बहुत वायरल हो रहा है ट्विटर पे। क्या आप लोगों ने देखा? दिल्ली में एक आईएएस ऑफिसर को किस तरह से ट्रांसफर किया, आपने देखा आप लोगों ने खबर? हाँ, आईएएस ऑफिसर दादागिरी करता था
ठीक है। वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर रात तक ट्रेनिंग करता था। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वो लोग ट्रेनिंग करता था, उनको धमका के 7 बजे जल्दी जल्दी ट्रेनिंग खत्म करने बोलता था, ताकि वो अपने बीवी के साथ और अपने कुत्तों के साथ वहां पर वॉक कर सके। IAS ऑफिसर। ये चीज जब स्पोर्ट्स, ये जो प्लेयर्स लोग हैं, ये कंप्लेन किया, सीधा उनको वहां से हटाया गया, और ऊपर से ऐसे जगह में हटाया गया जहां पर वो कुत्ता बिल्ली लेके कुछ नहीं कर सकता। लद्दाख, या एक हस्बैंड को लद्दाख में और वाइफ को अरुणाचल प्रदेश में, जानबूझ के सीख देने के लिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। ऑफिसर है तो क्या कुछ भी करेगा? क्या बोलते हो सर? इसका मतलब क्या है कि जब ऊपर वाला एडमिनिस्ट्रेशन सही है तो सबको ना ठिकाना लग जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर का सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली सब सही रहेगा। क्या बोलते हो? गलत बोला क्या? अरे ना हाँ, सर। है ना, यही कॉन्सेप्ट है। नेता ये सब सही काम करेगा, बस ऊपर का नेता को ठीक होने दो, बस वही जरूरी है। एक IAS ऑफिसर, लेडीज, साउथ का, आसाम में भयंकर बाढ़ हुआ है। आई होप ये भी वायरल हुआ है बहुत, आप देखे होंगे शायद। ठीक है, किस तरह से वो लेडीज, साउथ का है, ठीक है, किस तरह से IAS ऑफिसर होके गांव गांव में, जहां पर फ्लड एकदम भयंकर हालत है, वहां जाके लोगों के साथ बोट में चढ़ के कीचड़ के अंदर खाली पैर काम कर रहा है। इसको कहते हैं ऑफिसर। सीरियसली हैट्स ऑफ टू दिस पर्सनालिटी। স্যার এই বাংলায় কি একটা প্রবাদ বাক্য না কি কথা আছে না স্যার, যে গাছ যদি ভালো হয় ফলও তাহলে ভালো হবে। ये बात तो मानना पड़ेगा सर, है ना। हम लोग कई बार बोलते हैं, मैं देखता हूँ कई बार, मैं वेस्ट बंगाल में बहुत लोगों से सुना हूं। नहीं नहीं, जो मतलब सुप्रीमो है वो ठीक है, बस लोकल लेवल में प्रॉब्लम है। अरे भाई, सुप्रीमो ठीक रहेगा तो लोकल भी ठीक रहेगा। सुप्रीमो ठीक नहीं है तभी लोकल ठीक नहीं। ये बात लोगों के दिमाग में क्यों नहीं घुसता? क्यों जबरदस्ती अपने आप को बोका बनाने का कोशिश करता है? गलत बात। घर का बड़ा बुजुर्ग सही रहेगा ना, घर का बच्चा लोगों को ना ऑटोमेटिकली आइन कानून शासन सब समझ में आ जाएगा। जिस घर में बड़े लोग सही नहीं है, उस घर में बच्चे लोग गलती करेगा ही करेगा, 100%, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बड़ा है बोल के वो कुछ भी करेगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच ऑफिस। Where a company has a branch office in or outside India, it shall be deemed to have complied with the provision of subsection 1 if proper books of accounts relating to the transaction effected at a branch office are kept at that office. The summarized written up books of accounts of the company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at a quarterly intervals. अगर भारत के बाहर ऑफिस है तो क्वार्टर इंटरवल्स में वो आपका रजिस्टर्ड, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस में अपना डेटा सेंड करे, which shall be kept and maintained at the registered office of the company and kept open to the directors for inspection. ठीक है, ये सब मानना पड़ेगा। बड़े बड़े कंपनी जिनका फॉरेन ब्रांच वगैरह है उनके लिए ये सब मैटर इंपॉर्टेंट है। Inspection by director as per section 128 subsection 3, any director can inspect the books of accounts and other books and papers of the company during business hours. Such inspection may be done by any type of director, nominee, independent director, promoter or whole time directors. ठीक है, डायरेक्टर का एक पूरा चैप्टर्स आपको मैं पहले पढ़ाया, फिर से एक बार आप लोगों के पास शेयर कर दूंगा। डायरेक्टर के बारे में अलग अलग बात किया हुआ है। The provision to subsection 3 provides that a person can inspect the books of accounts of the subsidiary only on authorizations by way of resolution of board of resolution directors. ठीक है, जब बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके आप सब्सिडियरी का भी अकाउंट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करते हैं ना, वो जाके मैनिपुलेट करता है। Assistance by officers and employees. As per section 128 subsection 4, when an inspection is made under subsection 3, the officer and other employees of the company shall given the permission making such inspection or assistance in connection with the inspection which the company may reasonably be expected to give. Other financial information wherein other financial information maintained outside the country is required by a director, the director shall furnish a request to the company. Director request करेगा, setting out the full details of the financial information, shout the period for which the information is sought. कितने दिन के लिए information वो मांग रहा है वो उसको request डाल के करना पड़ेगा। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस जैसा लिखा हुआ है परफॉर्म करे जाओ। जरूरत पड़ने में चेंज भी किया जाता है, जब ऐसा लगता है
ये नियम गलत लग रहा है या समय के साथ सही नहीं लग रहा है तो चेंज कर देगा, उसमें क्या है। लेकिन हाँ, रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, 8 साल के लिए रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन करना पड़ता है, जिसके बारे में सेक्शन 128 सबसेक्शन 5 पे बोला है, सेक्शन 128 सबसेक्शन 5। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टुगेदर विथ वाउचर्स relevant to any entity in such books are required to be preserved in good order by the company for a period of not less than 8 years immediately preceding the relevant financial year. In case a company incorporated less than 8 years before the financial year, the books of accounts for the entire period preceding the financial year together with the voucher shall be so preserved. Okay? As per provision of subsection 5, where an investigation has been ordered in respect of any company under chapter 15 of the act related to inspection, inquiry or investigation, the central government may direct that the books of accounts may be kept for such period longer than 8 years. अगर कभी इन्वेस्टिगेशन चलता है ना, कई बार क्या करते हैं, कंपनी अपना डिटेल्स को जला देता है। आप समझ रहे हैं मेरा बात? हेलो, जिनको चोरी करना होता है वो अपना डिटेल्स को क्या करेगा, छुपा देगा या जला देगा, ठीक है। लेकिन कंपनीज के केस में तो सारा डिटेल्स डिजिटल कर दिया गया है। आप हार्डवेयर वगैरह को हटाना चाहोगे, है ना, सॉफ्ट मतलब जहां सब कुछ जमा हुआ होता है, तो कंपनीज एक्ट क्या बताते हैं कि भाई आप नहीं हटा सकते, जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगा आप पे, जब आपके अगेंस्ट में घोटाले का चार्ज लगेगा, स्कैम का चार्ज लगेगा, तब आप डिटेल्स को हटा नहीं सकते, ठीक है। तब 8 साल से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको रखने के लिए डिम फिट कर दिया जाएगा, जैसे डायरेक्शन दिया जाएगा वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो सजा मिल जाएगा। समझ रहे सर? ऐसे घोटाला किया है ना बड़े बड़े कंपनीज ने, हाँ, अभी भी कितना सारा केस चल रहा है। सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, हाँ, रिसेंटली कार्वी स्कैम तो सुने हैं आप लोग, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का, हाँ, इसने भी प्रॉब्लम किया। इसने क्या प्रॉब्लम किया, इसका स्कैम देख लो, ठीक है। बहुत पुराना एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ठीक है, देख सकते हैं आप, 1983 का स्टॉक ब्रोकिंग है, ठीक है। मेरा भी अकाउंट था इसमें, बाद में मैंने प्रॉब्लम के बाद इसको हटाया, मतलब मेरा नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं था, मेरे रिलेटिव्स का था, बट फैमिली मेंबर्स का रहना, मतलब समझ रहे हैं ना सर। नवंबर 2019 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया barred Karvi Stock Broking Limited from purchasing shares in delivery and also accepting new clients still pending forensic audit. बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, किस तरह से फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, मतलब फॉरेंसिक ऑडिट जब तक नहीं हो जाता तब तक वो बिजनेस नहीं कर सकते एक तरह से। SEBI found that Karvi had defaulted 2,000 crore of investors' funds by pledging the security holding of its customers. The action was based on a detailed report by National Stock Exchange. The company has sold excess securities not available in their DP account. जितना इनके DP अकाउंट में नहीं था, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स अकाउंट में, तो उससे ज्यादा उनको कैसे दिखा दिया, with 485 crore through 9 related clients till 31st May 2019. They further transferred excess security worth rupees 160 crore to 6 of these 9 related clients till 31st May 2019. तो बेसिकली ये सब फाइनेंशियल घोटाला है ना सर, सजा दिया गया, फाइन चार्ज किया गया, और जिनका जिनका अकाउंट था कार्बी के पास, ये सबको IIFL वगैरह में या दूसरे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, अगर देखो सर, एक जमाने में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 2017 में तेलंगाना गवर्नमेंट से, समझ रहे हैं आप। लेकिन घोटाला करोगे तो ऐसे थोड़ी है, आज आप घोटाला करोगे कल कोई और करेगा, इस तरह से वो स्कैम में स्कैम बनता जाएगा और फिर मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं सर आप लोग? স্যার বলছেন এই ফরেনসিক অডিট যেটা হয়, এটা কি স্যার মানে ফরেনার কোম্পানির জন্য কি শুধু হয় নাকি মানে প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান ফরেনার যা হোক তাদের ফরেনসিক? फॉरेंसिक माने बेसिकली मतलब वाइटल इन्वेस्टिगेशन चलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। মানে স্যার এটা কোম্পানির লোকরা মনে হয় এই অডিটটা করবেন, এটা বাইরের কোনো? हाँ, ऑब्वियसली ऑडिट जब होगा तो बेसिकली CAG करता है, फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह कैग करेगा, सेबी का लोग करेगा, ठीक है। चार्टर्ड फार्म ने तो गलती कर दिया है ना, तो फॉरेंसिक যদি ऑडिट, স্যার কোনো কোনো ঘাবলা হচ্ছে কি কোনো কিছু প্রবলেম হচ্ছে স্যার, সেই ক্ষেত্রে তখন অডিট করা হয় ফরেনসিক। हाँ, तब गवर्नमेंट डायरेक्टली इसका ऑडिट करेगा। फॉरेंसिक ऑडिट का बेसिक मतलब होता है, एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स और इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ड्यूरिंग फॉरेंसिक ऑडिट एन ऑडिटर सीक्स टू डिराइव एविडेंस दैट कुड potentially be used in court
forensic audit is used to uncover criminal behavior such as fraud and embezzlement. समझ रहे ना, फ्रॉड को निकालने के लिए जो ऑडिट होता है उसको फॉरेंसिक ऑडिट कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली जैसे कोई अगर खून डाका ये सब भी हो जाता है तब भी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगता है ना सर, ठीक है। तो फ्रॉड को निकालने के लिए करते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स को देख लो, जो मैं दिखा रहा था, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसके बाद से ना पूरा मार्केट जाग गया सर, इससे बहुत बड़ा बड़ा घोटाला है रिसेंट ट्रेंड में। वीडियोकॉन, हाँ सर, वीडियोकॉन का घोटाला, फिर आपका किंगफिशर एयरलाइंस का घोटाला, रिसेंटली एक चल रहा है सर एनएससी स्कैम चल रहा है, खबर है ना आप लोगों को, चित्र रामाकृष्णा, हाँ सर, 2013 से 2016 एनएससी स्कैम, इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। सीबीआई लॉन्चेस सर्च ऑपरेशन इन मल्टीपल सिटीज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2013 से 2016 तक चित्र रामाकृष्णा जो कंपनी का मतलब एनएससी का चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इन्होंने भी घोटाला करके रखा है, ठीक है। ये देखो, द सर्च ऑपरेशन विल कवर ब्रोकर्स एट मोर देन 12 प्रीमाइसेस इन मुंबई, गांधीनगर, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, ठीक है, ये सब सिटीज में। मतलब ये इसका भी एक घोटाला है, अकाउंट्स में प्रॉब्लम करके रखा है हर जगह में, ठीक है। तो ये सब बाहर आना चाहिए। तो पॉलिटिकल लोग कुछ बोलता नहीं है, ये चलेगा थोड़ी, इस तरह से देश चलता है सर। हाँ, देश है कि करप्शन का मतलब क्या बोलूं सर, जैसे करप्शन करने का ठेका लेके रखा है दुनिया में हर कोई, इसको गवर्नमेंट नहीं बोलते। मतलब इतना दिन से जिस तरह से सरकार चला है, सोचना चाहिए पब्लिक को, 70-72 साल पूरा खोखला करके रखा है सिस्टम को। अब ये देखना चाहिए लोगों को कि क्या हो रहा है देश में, कोई भी करे, मुझे किसी से कोई स्पेशल प्रेम नहीं है। सरकार का काम होता है इंसाफ देना, मतलब एक प्रॉपर वे में करना। अगर बड़ा बड़ा घोटाला सामने आएगा ना, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि धीरे धीरे मीडियम घोटाला, छोटा छोटा घोटाला भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा, एक ट्रांसपेरेंट सोसाइटी देखने को मिलेगा। अच्छा है ना सर, ऐसा बाहर निकल के आना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा स्कैम था, इसका भी बहुत बड़ा अमाउंट का घोटाला था और स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया सर। 7 जनवरी 2009 चेयरमैन राजू पब्लिकली अनाउंसिंग इज इन्वॉल्विंग इन मैसिव अकाउंटिंग फ्रॉड। समझ रहे सर, अकाउंटिंग फ्रॉड था ये, इन विच ही हैड इन्फ्लेटेड द कंपनीज कैश एसेट बाय $1 बिलियन। छोटा मोटा कुछ नहीं, $1 बिलियन का कैश एसेट्स को इन्फ्लेट करके दिखाया था। वो भी पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर ने उसको हाँ किया था, मतलब ऑडिट रिपोर्ट में सही बताया था। इन a letter to the SEBI, he explained that what started as a marginal gap between actual operating profit and the one reflected in the books of accounts, मतलब जो ओरिजिनल प्रॉफिट हो रहा था और जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है, दोनों में काफी अंतर था, उसको कुक कर दिया। और वो साल भर चल, ये 3 साल 4 साल से इसी तरह से प्रॉफिट को बढ़ाया गया। It has attained unmanageable proportions as the size of company operations grew significantly. तो ये बहुत ही बड़ा बड़ा केसेस है जो सामने आ जाता है। In 2015, Raju was sentenced to 7 year jail and fined about $8 lakh. $8 लाख फाइन और 7 साल का जेल हुआ, अभी भी जेल में है रामालिंगम राजू, ठीक है। बाद में इसका कंपनी को महिंद्रा ने खरीदा, टेक महिंद्रा, ठीक है। टेक महिंद्रा बाद में इसको एक्वायर कर लिया सस्ता दाम में, ठीक है, और कंपनी चल रहा है। सत्यम नहीं है, अभी टेक महिंद्रा है। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर कंपनी का अकाउंट एज पर लॉ मेंटेन नहीं होगा तो फिर घोटाला बढ़ता जाएगा सर। So as per section 128 subsection 6, the person responsible for the maintenance of books of accounts etc. shall be managing director, full-time director in charge of finance, chief financial officers, ठीक है, any other person of a company charged by the board with duty of complying the provision of section 128, especially कंपनी के टॉप पर्सनालिटीज, की मैनेजरियल पर्सन्स, KMPs, ठीक है, इनके ऊपर दायित्व होता है कि सब कुछ ठीक ठाक से चले। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, in case the aforementioned persons fail to take responsible steps to secure compliance, they shall respect each offence be punishable with in which fine shall not be less than 50,000 rupees and extended 5 lakh rupees. एक एग्जाम्पल देखो, XYZ Limited wants to maintain its books of accounts on cash basis. Is this a valid act of XYZ Limited? XYZ Limited चाहता है कि वो कैश बेसिस में अकाउंट मेंटेन करे, क्या वो कर सकता है सर?
हेलो, क्या XYZ लिमिटेड कैश बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है? मैं आपको अभी समझा रहा था, नहीं, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 section 128 subsection 1 requires every company to prepare books of accounts and other relevant books and papers and financial statement for every financial year on accrual basis and double entry system of accounting. No exception has been given by the act to any class or classes of companies from the above requirement. Hence XYZ Limited cannot maintain in books of accounts on cash basis. नहीं कर सकता, मेंटेन नहीं करेगा तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का देखा जाएगा कि कितना प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से फाइन चार्ज कर दिया जाएगा। किसको करा जाएगा? आपको तो समझ में आ गया कि किसके ऊपर ये सब चार्ज लगेगा। क्लियर हो रहा है ना अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल एरिया इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129, जिसके बारे में आपको शुरू में ही बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर वे में मेंटेन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या काउंट होता है सर? पीएल काउंट होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट काउंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, any explanatory notes annexed to or forming part of the financial statement and balance sheet। ये सभी चीज मैं आपको शुरू में ही दिखा दिया ना आईटीसी के रिपोर्ट से। क्या रे, आईटीसी के रिपोर्ट में मैं वही देखो, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये सब चीज मेंटेन करना होगा, ठीक है। जब आप अकाउंट्स ठीक ठाक से सीखोगे मैम के पास, जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे या फिर जब आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे ना, तो आपको ये सब चीज डिटेल्स में समझाया जाता है। अगर आपको खुद से समझ में आता है तो आप खुद से भी समझो, ठीक है। इतना दिन से अकाउंटेंसी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो जब आगे आगे आप लोग स्टॉक मार्केट फंडामेंटल पढ़ोगे या फिर आप मैम के पास अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा और ये सब चीज़ समझना भी पड़ेगा। मैंडेटरी है समझना कि कैसे बन रहा है, और रेगुलर बेसिस में फॉलो कीजिए इस सब चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से कंपनी चलता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे मेंटेन होता है, उसमें लॉ का क्या रोल प्ले है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर खुद का भी बिजनेस करना है ना कल, तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि एक कंपनी किस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट एरिया है, समझ में आ ही रहा है, बिना प्रोडक्ट का तो ये सब चलेगा नहीं ना सर। तो वही चीज़ मैं आपको शुरू से बता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया है, ये भी सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या आ जाता है? पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, एंड आल्सो एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। वो भी आपको एनेक्स करके देना पड़ेगा। However, the financial statement with respect to one person company shall company and dormant company may not include the cash flow statement। अगर आप एक 1% कंपनी चलाते हो, अगर आप एक डॉर्मेंट कंपनी है, डॉर्मेंट मतलब अभी भी उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, रजिस्टर किया है बट अभी भी काम चालू नहीं किया, डॉर्मेंट हालत में है अभी भी, ठीक है, तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। Exemption for private companies, the provision to section 2 subsection 40 shall be read as follows: provided that the financial statement with respect to one person company, small company, dormant company and private company is if such private company is a startup may not include the cash flow statement। अगर private company startup है, अगर private company startup situations में, मैं आपको startup law पढ़ाया सर, CS स्टूडेंट्स को तो मैंने बिल्कुल पढ़ाया है ना, CS एग्जीक्यूटिव लेवल में, है ना, स्टार्टअप लॉ। तो स्टार्टअप अगर है तो उनके लिए तो बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई जरूरत नहीं है। For the purpose of this act, the term startup or startup company means a private company incorporated under Companies Act 2013 of the Companies Act 1956 and recognized as startup in accordance with the act, ठीक है, जो नॉर्मली स्टार्टअप लॉ में मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा आप लोगों को। फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 2 subsection 40 in relation to any company or body corporate means जो कंपनी का पीरियड एंडिंग होता है 31st day of March every year and where it has been incorporated on or after 1st day of January of a year, the period ending of 31st day of March of the following year in respect where financial statement of the company or body corporate is made up। एग्जाम्पल के तौर पे चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। Mahindra and Mahindra Company Limited was incorporated as a company on 22nd February 2014। Now for the purpose of the first financial statement, the period ending shall be 31st March of the following year, that is 31st March 2015। मतलब आप समझ रहे हैं सर, अगर कोई कंपनी 22 फरवरी 2014 को आ रहा है तो इसका पीरियड एंडिंग क्या होगा? 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, दैट इज 31st मार्च 2015, ठीक है। इसी के अंदर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्डअप कर लेना चाहिए। अगर फरवरी में भी आ रहा है तो भी,
provided that where a company or body corporate which is a holding company or subsidiary or associate company of a company incorporated outside India is required to follow the different financial year for consolidation of its accounts because वो foreign में है outside India, the central government may, on an application made by that company or body corporate in such form and manner as may be prescribed, allow any period of its financial year whether or not period is a year. ठीक है, whether or not that period is a year. मतलब किसी भी टाइम को वो फाइनेंशियल ईयर मान सकता है अगर वो आउटसाइड इंडिया में है. ठीक है, इस हिसाब से बोला गया है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट any application pending before the tribunal as on the date of commencement of the companies or ordinance 2018 shall be disposed of the tribunal in accordance with the provision applicable or it before such commencement. मतलब अगर किसी का कोई केस चल रहा है तो उस केस में कोई भी डेट को लेके उसका फाइनेंशियल ईयर माना जा सकता है बिकॉज उसका कोई ऑर्डिनेंस या केस कंपनी की कोर्ट में चल रहा है. मतलब उससे पहले जो था उसी के हिसाब से कंपनीज का ईयर को माना जाएगा कि भाई इस ईयर में इसका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट अलाइन इट्स फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस रूल. 2 साल के अंदर उसको जब भी बाहर भी बना हो या फिर एज पर द रूल कुछ ऑर्डिनेंस वगैरह केस चल रहा है लेकिन 2 साल के अंदर उसको नॉर्मल रूल्स के साथ अप्लाई हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये किसके बारे में बोला है? ये फाइनेंशियल ईयर के बारे में बोला है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है. ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका डिटेल्स में बाकी बात जो है करूंगा. ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ऑडिटर किस तरह से ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं, क्या क्या चीज एप्लीकेबल है क्या एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल होगा किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, बाकी मैं आपको नोट शेयर करूंगा, आप लोग जरूर अकाउंट्स के बारे में जितना डिटेल्स है, यहाँ पर डायरेक्टर रिलेटेड भी कुछ मैटर्स है वो भी थोड़ा बता दूंगा मैं आप लोगों को. ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ट्राइब्यूनल ऑर्डर मतलब लॉ, अगर कुछ केस वगैरह चल रहा है तो उसका ऑर्डर के ऊपर बेस करके वॉलंटरी रिविजन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे किया जाएगा. ठीक है, अगर आप रिविजन्स करना चाहते हो तो ये सब चर्चा के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बाकी डिटेल्स बताऊंगा. ठीक है, इस रिलेटेड कुछ ओवरव्यू क्लासेस है जिसका रिकॉर्डिंग में मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी एक बार देख सकते हो. बाकी लाइव क्लास में जैसे चल रहा है ये चर्चा चलेगा. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में तो आया कि किस तरह से अकाउंट्स ऑफ कंपनीज काम करता है, लेकिन थोड़ा डिटेल्स अभी बाकी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखूंगा. और एक कंप्लीट क्लास इस रिगार्डिंग है जिसको जल्दी है रिवाइज करने का, उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा अगर जल्दी है तो. अदरवाइज लाइव में जैसे चल रहा है चलने दीजिए. ठीक है, ओके. संपवन, स्नेहेश, बोलो सर. नवोनील, नील, प्रिया. ठीक है सर, ठीक है. कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज आज इतना ही है. मैं नोट शेयर करता हूँ, घर पे पढ़ो. ठीक है, गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. রাখো. ओके রাখছি স্যার. ओके, टाटा.